3 जनवरी 2024। दुनिया की नजरें अमेरिका की एक कोर्ट पर थमी थी, जहां सालों से दबे हुए राज एक पीडीएफ फाइल की शक्ल में पब्लिक होने वाले थे। ये थी द एप्स्टीन फाइल्स। हजारों पन्नों की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, गवाही और वो सच जिसे दफन करने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए गए थे। इन फाइल्स ने एक ऐसे आइलैंड का पर्दाफाश किया जहां मासूम लड़कियों को लाया जाता था और उनका यौन शोषण किया जाता था। लेकिन धमाका तब हुआ जब इन फाइल्स में दुनिया के सबसे बड़े नाम एक एक करके बाहर आने लगे। यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटिश रॉयल्टी प्रिंस एंड्रू, माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स, जीनियस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन। इन नामचीन हस्तियों का नाम एक ऐसे कांड से जुड़ा था जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। लेकिन इन सब का मास्टरमाइंड कौन था? कौन था वो शख्स जो इन ताकतवर लोगों को कंट्रोल कर रहा था? वही शख्स जिसका नाम इस फाइल की हर पत्ती पर लिखा था, जेफरी एप्स्टीन। साल 2008, फ्लोरिडा। एप्स्टीन पर संगीन चार्जेस थे, उम्र कैद तय थी। लेकिन तब यूएस के अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा के साथ एक ऐसी प्ली डील हुई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अगस्त 2019, न्यूयॉर्क की सबसे सिक्योर जेल। एप्स्टीन वहां बंद था। लोगों को लगा कि अगर वो कोर्ट में सच बताएगा तो जल्द ही पावरफुल लोगों के नाम बाहर आएंगे। लेकिन कोई खुलासा करने से पहले ही वो उसी जेल में मृत पाया गया। जेल के 2 गार्ड्स अपनी ड्यूटी के वक्त सो रहे थे। कैमराज ने भी उसी रात काम करना भी बंद कर दिया था। आखिर क्यों? क्या एप्स्टीन के पास इन बड़े लोगों के खिलाफ कोई ऐसे एविडेंस थे जो वो ब्लैकमेल के लिए यूज करता था? आज जब हम इन फाइल्स को पलटते हैं तो डर लगता है ये सोचकर कि कितना कुछ अभी भी अंधेरा है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक गंदा धंधा था या फिर दुनिया के सबसे बड़े लोगों को ब्लैकमेल करने की एक गहरी साजिश? जेफरी एप्स्टीन कोई बिलियनर पैदा नहीं हुआ था, बल्कि 1953 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क के एक मिडिल क्लास जूइश फैमिली में पैदा हुआ। उसके फादर न्यूयॉर्क सिटी के पार्क्स डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस सुपरवाइजर थे। उसकी कोई फैमिली वेल्थ नहीं, न कोई पॉलिटिकल डायनेस्टी नहीं और ना ही कोई एलीट बैकग्राउंड। 1970s के शुरुआत में एप्स्टीन मैनहट्टन के प्रेस्टिजियस डॉल्टन स्कूल में मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाने लग गया। ये स्कूल अमेरिका के सबसे पावरफुल फैमिलीज के बच्चों के लिए जाना जाता है। लेकिन एक अनयूजुअल डिटेल ये है कि एप्स्टीन के पास कभी कंप्लीटेड कॉलेज डिग्री थी ही नहीं, तो वो फिर पढ़ा कैसे रहा था? बट 2 साल बाद ही स्कूल ने एप्स्टीन की टीचिंग स्किल से सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे तो उसको वहां से डिसमिस कर दिया। फिर भी 1976 के अराउंड वो अचानक वॉल स्ट्रीट के वर्ल्ड में एंटर करता है, और सिर्फ एंटर ही नहीं करता, डायरेक्टली बेयर स्टर्न्स जैसे मेजर इन्वेस्टमेंट बैंक में जॉब मिल जाती है। लेकिन कुछ ही इयर्स में एप्स्टीन वेल्दी क्लाइंट्स हैंडल कर रहा होता है और शायद इसी बीच उसकी अमीर लोगों से मुलाकात भी हो रही थी। 1980s के एंड तक आते आते वो अपनी खुद की फाइनेंशियल कंपनी भी एस्टैब्लिश कर लेता है। उसका कहना था कि उसकी कंपनी उन लोगों के लिए काम करती है जिसका पैसा फ्रॉड या स्कैम में चला गया, पर उसी काम को करने के लिए लोगों से भारी फीस लिया करता था, जिससे उसके पास काफी पैसा आने लगा। और साथ ही में पब्लिक रिकॉर्ड्स में न कोई क्लियर क्लाइंट्स की लिस्ट मिली है और न कोई ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। Is your money dirty money? No, it's not. Why is it not dirty money? Because I earned it. 1990s तक आते आते एप्स्टीन के पास मैनहट्टन में एक 7 स्टोरी मैंशन भी आ गया था, मल्टीपल प्राइवेट जेट्स, कैरिबियन में प्राइवेट आइलैंड और दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों तक का डायरेक्ट एक्सेस। यहीं से इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक बेसिक सवाल पैदा होता है कि एप्स्टीन का बिजनेस मॉडल क्लियर नहीं है, जिसका पैसा कहां से आया वो भी क्लियर नहीं है, तो वो इतनी तेजी से और इतनी ऊपर तक कैसे पहुंच गया? जेफरी एप्स्टीन ने जो बनाया वो रैंडम एक्सप्लॉयटेशन नहीं था, वो एक स्ट्रक्चर्ड, रिपीटेबल और फाइनेंशियली इंसेंटिव रिक्रूटमेंट सिस्टम था। फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने इसको पिरामिड स्टाइल ऑपरेशन के तौर पर डिस्क्राइब कर दिया। सिस्टम का पहला स्टेप सिंपल था, यंग गर्ल्स, अक्सर अंडर एज, को अप्रोच करना, स्कूल्स के पास,
मॉल्स के पास या उनके अपने सोशल सर्कल्स के थ्रू, और उन लड़कियों को मसाज के जॉब्स के लिए बुलाया करता था। ना कोई सेक्स का जिक्र और ना ही किसी क्राइम का जिक्र, सिर्फ एक सिंपल मसाज जॉब। पहले विजिट के बाद लड़की को कैश पेमेंट दी जाती थी, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक आमतौर पर $200 से $300। फिर धीरे धीरे एक्सपेक्टेशंस चेंज होती थी। मसाज से आगे बढ़कर सेक्सुअल एक्ट्स डिमांड भी करी जाती थी, और फिर उन्हीं लड़कियों को रिक्रूटर की तरह इस्तेमाल करके और भी लड़कियों को लाया जाता था। इस तरह विक्टिम्स को ही रिक्रूटर बना दिया गया। हर नई लड़की के लिए एक नया बोनस, हर रेफरल पर रिवॉर्ड। ये बिल्कुल वही स्ट्रक्चर था जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक एप्स्टीन ने इस सिस्टम को सालों तक मेंटेन किया। मल्टीपल स्टाफ मेंबर्स इस ऑपरेशन को मैनेज करते थे, अपॉइंटमेंट स्केड्यूल होते थे, पेमेंट्स ट्रैक किए जाते थे, और विक्टिम्स को साइलेंस में रखने के लिए मैनिपुलेट भी किया जाता। ये सब सिर्फ एक जगह तक लिमिटेड नहीं था। ये ऑपरेशन मल्टीपल प्रॉपर्टीज से चलता था। पाम बीच मैंशन, न्यूयॉर्क टाउन हाउस, न्यू मैक्सिको रैंच, वर्जिन आइलैंड्स का प्राइवेट आइलैंड। मतलब कि ये कोई एक शहर का क्राइम नहीं था, ये एक इंटरस्टेट इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग ऑपरेशन था। और सबसे डिस्टर्बिंग बात क्या है आपको पता है? कि ये सिस्टम इतना ओपन था, इतना रिपीटेबल था कि बिना किसी पावरफुल प्रोटेक्शन के सालों तक चल ही नहीं सकता था। साल 2008, फ्लोरिडा। एक ऐसा समझौता जिसने अमेरिकन जस्टिस सिस्टम की नींव हिलाकर रख दी। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जो सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों से जुड़ा था। उस वक्त यूएस के प्रोसिक्यूटर्स के हेड अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा और एप्स्टीन के बीच एक सीक्रेटिव प्ली डील हुई। एक ऐसी डील जिसे इतिहास की सबसे बड़ी स्वीट हार्ट डील मानी जाती है। Former U.S. attorney who gave Jeffrey Epstein that controversial sweetheart plea deal back in 2008 was on Capitol Hill tonight. Alex Acosta is his name. 2008 तक FBI और लॉ एनफोर्समेंट के पास एप्स्टीन के खिलाफ पहाड़ जैसा सबूत था। 50 से ज्यादा अंडरएज विक्टिम्स के गवाही, फिजिकल एविडेंस और उनके घरों की रेड से मिली जानकारी। असल में फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने एक 53 पेजेस का एक लिखित आरोप ड्राफ्ट कर लिया था जिसमें एप्स्टीन को उम्र कैद हो सकती थी। लेकिन फिर सिस्टम ने अपना रुख बदल लिया। फेडरल ने उन लिखित आरोपों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। उसके बदले एप्स्टीन को सिर्फ फ्लोरिडा स्टेट लेवल के 2 छोटे प्रोसिक्यूशन चार्जेस दिए गए, और सजा क्या थी? सिर्फ 13 महीने की जेल। लेकिन यह कोई आम जेल नहीं थी। एप्स्टीन को मिला वर्क रिलीज का तोहफा, यानी हफ्ता भर, मतलब दिन के 12 घंटे वो अपने ऑफिस में बैठकर बिजनेस चला सकता है और सिर्फ रात को आराम करने के लिए जेल आता है। लेकिन इस डील का सबसे खौफनाक सच, इस डील ने न सिर्फ एप्स्टीन को बल्कि उसके को-कंस्पिरेटर्स को भी फेडरल प्रोसिक्यूशन से हमेशा के लिए बचा लिया। इसका मतलब था वो ताकतवर लोग जो इस ट्रैफिकिंग नेटवर्क को चलाने में एप्स्टीन की मदद कर रहे थे, उन्हें बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के एक लीगल शील्ड दे दी गई। इस पूरी डील की सबसे बड़ी सच्चाई ये थी कि विक्टिम्स को अंधेरे में रखा गया। फेडरल कानून के मुताबिक विक्टिम्स को डील से पहले बताना जरूरी था, लेकिन यहाँ उन्हें तब पता चलता है जब डील साइन हो चुकी थी। बाद में एक फेडरल जज ने साफ कह दिया कि अकोस्टा और उनकी टीम ने क्राइम विक्टिम्स राइट्स एक्ट का साफ उल्लंघन किया है। खैर, यहाँ सवाल ये नहीं है कि एप्स्टीन ने क्या किया, सवाल ये है कि सिस्टम ने उसे क्यों बचाया। जब एक पावरफुल इंसान के लिए कानून के पन्नों को बदल दिया जाए तो वो जस्टिस नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेक्शन प्लान होता है। एप्स्टीन की ये डील सिर्फ एक समझौता नहीं था, ये उन मासूम विक्टिम्स के लिए इंसाफ का दरवाजा था जिसे अब हमेशा के लिए बंद करने की एक साजिश थी। जुलाई 2019, जेफरी एप्स्टीन को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में अरेस्ट किया गया। इस बार चार्जेस इतने संगीन थे कि उम्र कैद तय थी। लेकिन 10 अगस्त की सुबह पूरी दुनिया को एक खबर ने चौंका दिया। जेफरी एप्स्टीन अपनी सेल में मृत पाया गया। ऑफिशियल रूलिंग आई बाय हैंगिंग। लेकिन क्या ये सच में ऐसा ही था? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी DOJ ने एक लंबी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की। 2024 में आई फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो कि ये साबित कर सके कि ये एक यानी खून था। लेकिन रिपोर्ट ने सिस्टम के उन सडन फेलियर्स का ऐसा पर्दाफाश किया जो किसी कंस्पिरेसी से कम नहीं लगता। पहला फेलियर, एप्स्टीन को सुसाइड वॉच पर होना चाहिए था, लेकिन उसे हटाकर एक ऐसी सेल में रखा गया जहां वो अकेला था। दूसरा फेलियर, ड्यूटी पर मौजूद 2 गार्ड्स
टोवा नोएल और माइकल थॉमस ने लगभग 3 घंटे तक कोई वेलफेयर चेक नहीं किया। बाद में पता चलता है कि वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे और सो गए थे। उन्होंने रिकॉर्ड्स में झूठ लिखा कि वो चेक कर रहे हैं। तीसरा फेलियर, जेल के कैमरास उस रात ठीक से काम नहीं कर रहे थे, जिसके वजह से सेल के बाहर की एक्टिविटी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। डीओजे ने इसे नेग्लिजेंस कहा, लेकिन पब्लिक के सवाल खत्म ही नहीं हुए। इंटरनेट पर थियरीज की बाढ़ आ गई। क्या उसे उन पावरफुल लोगों ने मरवा दिया जिनके नाम वो कोर्ट में लेने वाला था? क्या गार्ड्स को रिश्वत दी गई थी? इन थियरीज के लिए कोई वेरीफाइड एविडेंस नहीं मिला, लेकिन एक सच दबे पांव बाहर आया कि एक हाई रिस्क प्रिजनर, जिसके पास दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के राज थे, वो सिस्टम की कस्टडी में गायब हो गया। इस फेलियर का सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि एप्स्टीन कभी कोर्ट रूम में पेश ही नहीं हुआ और कई बड़े नाम हमेशा के लिए पर्दे के पीछे रह गए। इस फेलियर का सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि एप्स्टीन को कभी कोर्ट रूम में टेस्टिफाई ही नहीं किया गया। कई बड़े नाम हमेशा के लिए पर्दे के पीछे रह गए, हमेशा के लिए एक अनआंसर्ड सवाल बनकर रह गया। जेफरी एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन जो सिस्टम उसे प्रोटेक्ट करता था वो आज भी जिंदा है। ये कहानी सिर्फ एक प्रेडेटर की नहीं है, ये कहानी पावर और पैसा की है, और उस साइलेंस की है जिसे पैसा खरीद सकता है। एप्स्टीन कभी कोर्ट रूम में अपने बनाए हुए नेटवर्क के बारे में पब्लिकली तो जवाब नहीं दे सका, लेकिन जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, जो विक्टिम्स की आवाज रिकॉर्ड हुई और जो चीजें अभी एक्सपोज हुई हैं, वो एक बात तो क्लियर कर ही देते हैं कि ये एक एक्सीडेंट नहीं था और ना ही ये किसी एक आदमी का रचाया हुआ था, बल्कि ये एक मशीन थी। और मशीन्स तब तक चलती रहती हैं जब तक उसे बंद करने वाला कोई ना हो। सवाल ये नहीं है कि जेफरी एप्स्टीन कौन था, सवाल ये है कि अब अगली मशीन का नाम क्या होगा। थैंक यू।